हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग अकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ दिसंबर 2020 और जून 2021 का प्रथम पाली का प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं और यह प्रश्नों का संग्रह आपके व्याख्या सहित उपलब्ध है। यह प्रीवियस ईयर्स प्रश्न आपके यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज के अंतर्गत है, जो बहुत ही भरोसेमंद यह बुक है। मित्रों, अगर आपको लगातार यह वीडियो चाहिए तो आपको सपोर्ट करना होगा। इस क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करेंगे। प्रश्न संख्या हम पहला को देखेंगे। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रसो में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? कवित का। इसकी हम व्याख्या को देखेंगे। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रसो में मुख्यतः कवित छंद का प्रयोग किया है। पृथ्वीराज रसो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया, जिसमें दोहा, कवित, छपय, तोमर, त्रोटक, गाहा आदि है। चंद्रवरदाई को छपय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि तथा पृथ्वीराज रसो को प्रथम महाकवि माना है। मित्रों, अगर आपको मेरी आवाज़ स्लो लग रहा है तो यूट्यूब में ऑप्शन रहता है आवाज़ को स्पीड करने का, वहाँ से आप स्पीड कर सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा को देखेंगे। कविता क्या है? निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है? चिंतामणि भाग 1 में। इसकी व्याख्या को देखेंगे। कविता क्या है? निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। चिंतामणि निबंध 4 भागों में विभक्त है। चिंतामणि भाग 1 के संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। चिंतामणि भाग 1 में संकलित निबंध निम्न है: भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 प्रथमतः विचार विधि नाम से 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या तीसरा को हम देखेंगे। प्रश्न संख्या तीसरा, प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही तथ्य कौन से है? पद्म सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी है। सहृदय आलोचक कवि कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। उत्तर ऑप्शन डी। चलिए इनकी हम व्याख्या को देखते हैं। पद्म सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है तथा सहृदय आलोचक कवि कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। यह तथ्य प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही है। प्रभाववादी या आत्म प्रधान आलोचना के प्रमुख तथ्य निम्न है: भावुकता का महत्व, विषय वस्तु की अपेक्षा भाव की प्रधानता। प्रभाववादी समीक्षक एक प्रकार के साहित्यिक सत्य असत्य विवेक बुद्धि में विश्वास रख अपनी रुचि को अंतिम प्रमाण मानते हैं। पद्म सिंह शर्मा तथा शांति प्रिय द्विवेदी हिंदी की प्रमुख प्रभाववादी समीक्षक है। प्रश्न संख्या हम चौथा को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन चंदन बाला रास के रचयिता हैं? आसगु। चंदन बाला रास के रचयिता आसगु हैं। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ जीव दया रास है। अन्य रचनाएं एवं रचनाकार के बारे में देखेंगे। रचना और रचनाकार: नेमिनाथ रास, मुनि सुमतिगण, रेवंत गिरिरास, विजय सेन सूरी, श्रावकाचार्य देवसेन, स्थूलभद्र रास, जिनधर्म सूरी।
प्रश्न संख्या हम पाँचवा को देखेंगे। प्रश्न संख्या पाँचवा है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम लगाना है। यहाँ रचनाओं का अनुक्रम लगाना है। चलिए देखते हैं। पहला होगा हिंदी साहित्य का भूमिका, दूसरा कबीर, तीसरा हिंदी साहित्य का आदिकाल और चौथा मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप। चलिए इनकी हम व्याख्या को देखेंगे। उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। व्याख्या, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप 1970 ईस्वी। प्रश्न संख्या छठा को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत का आर्थिक शोषण और लूट का अर्थात चित्रण हुआ है? परीक्षा गुरु में। इसकी व्याख्या को देखेंगे। परीक्षा गुरु उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का अर्थात चित्रण हुआ है। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी उपन्यास के लेखक श्रीनिवास दास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। प्रश्न संख्या 7 को हम देखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका व सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार। इसे काव्यांश का प्रतिपद है। पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। चलिए इनकी व्याख्या को देख लेते हैं। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका व सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार। इस काव्य अंश का प्रतिपदा पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। उक्त काव्य पंक्ति स्मितानंदन पंत का ग्रंथ परिवर्तन से उदित है। प्रश्न संख्या 8 को हम देखेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम यहाँ पर लिखना है। चलिए इनके सही अनुक्रम को देखेंगे। पहला शेखर एक जीवनी, दूसरा बनभट्ट की आत्मकथा, तीसरा मेलाचल और चौथा तमस्य। उत्तर ऑप्शन डी। इनकी व्याख्या को देखते हैं। उपन्यास, उपन्यासकार और प्रकाशन वर्ष। शेखर एक जीवनी अज्ञेय 1940, प्रथम भाग 1944 दूसरा भाग। बनभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी 1946 ईस्वी। मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु 1954 ईस्वी। तमस भीष्म सहनी 1973 ईस्वी। प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। सूची 1 और 2 का मिलान करेंगे। चलिए सूची 1 और 2 का मिलान करते हैं। प्लेटो, ईआन, बिमसाट डब्ल्यू के, लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये शॉर्ट हिस्ट्री, कॉलरिज, लेक्चर्स 1 शेक्सपियर, फ्रैंक रेमंड लेविस द ग्रेट ट्रेडिशन। उत्तर ऑप्शन ए। चलिए व्याख्या देखेंगे। पाश्चात्य समीक्षक और ग्रंथ। प्लेटो, ईआन, बिमसाट डब्ल्यू के, लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये शॉर्ट हिस्ट्री, कॉलरिज, लेक्चर्स 1 शेक्सपियर, फ्रैंक रेमंड लेविस द ग्रेट ट्रेडिशन।
प्रश्न संख्या हम 10वां को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है? भोजराज। आचार्य भोजराज ने रीति का एक भेद अवंती को माना है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। इनके अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति है। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद किए हैं। पहला वैदर्भी रीति, दूसरा गौड़ीय रीति और तीसरा पंचाली रीति। प्रश्न संख्या 11 को हम देखेंगे। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? भारत को जगाता है। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य भारत को जगाता है। भारत दुर्दशा नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इस नाटक में कुल 6 अंक है। कितने अंक हैं? कुल 6 अंक है। छठे अंक में भारत भाग्य नामक केवल एक पात्र का संवाद एवं कार्य व्यापार चित्रित है। भारत भाग्य का लंबा गीतात्मक संवाद भारत के गौरवमय अतीत एवं दुखद वर्तमान दोनों को समेटता है। भारत भाग्य का आत्माधिकार कारुणिक है। अंततः वह छाती में चाकू भोंककर आत्महत्या कर लेता है। प्रश्न संख्या हम 12 को देखेंगे। निम्नलिखित में अस्तित्ववाद की विशेषता है। यहाँ पर अस्तित्ववाद की विशेषता को देखना है। उत्तर हो जाएगा जीवन की निरर्थकता का बोध, मृत्यु बोध। उत्तर ऑप्शन बी। जीवन की निरर्थकता का बोध तथा मृत्यु बोध अस्तित्ववाद की विशेषता है। प्रश्न संख्या 13। क्या बोलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीत वाचन का उल्लेख किया है? मौन रहकर। क्या बोलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के मौन रहकर गीत वाचन का उल्लेख किया है। क्या बोलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक हरिवंश राय बच्चन है। इन्होंने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में लिखा है जो निम्नवत है। पहला क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा नीड का निर्माण, फिर तीसरा बसेरे से दूर और चौथा 10 द्वार से सोपान तक। मित्रों यह जो 4 यहाँ पे दिया गया है आत्मकथा, यह क्रम बाय परीक्षाओं में बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसलिए इसे 4 रचनाओं को आपको क्रम से आधी रखना होगा। और इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन और यह आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 14। टॉमस स्टर्न्स से इलियट के अनुसार परंपरा जीवित संस्कृति का एक अंश है। टॉमस स्टर्न्स से इलियट के अनुसार परंपरा जीवित संस्कृति का एक अंश है। इलियट की प्रमुख समालोचनात्मक कृतियां निम्न है। द सीक्रेट वुड, होमेज टू जॉन ड्राइडन, सेलेक्टेड एसेज, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म आदि। प्रश्न संख्या 15। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। या किसका कथन है? बहादुर पांडे का। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह कथन बहादुर पांडे का है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसकी लेखिका राजेंद्र बाला घोष, जिसका
उपनाम है बंग महिला। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है, जबकि अल्बर्ट कामू, मार्टिन हेडगर, जो पाल सार्त्र, या तीनों विद्वान अस्तित्ववाद से संबंधित है। एजरा पाउंड अस्तित्ववाद के चिंतक नहीं है, या बिंबवाद के चिंतक है। ABC ऑफ रीडिंग नामक ग्रंथ के रचयिता एजरा पाउंड है, जबकि अल्बर्ट कामू, मार्टिन हेडगर तथा जो पाल सार्त्र अस्तित्ववादी चिंतक है। अस्तित्ववाद का प्रवर्तक सोरेन किरकेगार्ड को माना जाता है। प्रश्न संख्या 17, अंडर स्टडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक हैं क्लिंथ ब्रूक्स। अंडर स्टडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक क्लिंथ ब्रूक्स है। क्लिंथ ब्रूक्स को विडंबना और विसंगति सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। वन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री 1948 ईस्वी पुस्तक के लेखक एलन टेट तथा सेवन टाइम्स ऑफ एम्बिगुइटी पुस्तक के लेखक विलियम्स एम्पसन है। द डायरेक्ट एंड ऑब्लिक पुस्तक के लेखक पिलियड है। प्रश्न संख्या 18, सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत। इसकी हम व्याख्या को देखेंगे। सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपर्युक्त पंक्ति के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत है। यह कवि पंकज पंत जी के युगांत कवि संग्रह में संकलित है। छायावादी कवि एवं कवि पंक्तियां निम्न है। कवि पंक्तियां और कवि, संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष ना हो सका फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता। जयशंकर प्रसाद का पंक्ति है। अशब्द अधरों का सुनाभास मैं कभी हूँ पाया प्रकाश, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तू सबसे सुंदरतम, सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको भाता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिसको आता है बुझ जाना, महादेवी वर्मा की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 19, लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं। लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं को देखना है। उत्तर ऑप्शन ए प्रहलाद चरित, रणधीर और प्रेम मोहिनी। व्याख्या को देखते हैं। प्रहलाद चरित तथा रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं। लाला श्रीनिवास हिंदी के उपन्यासकार तथा नाटककार थे। 1882 ईस्वी में प्रकाशित इनके उपन्यास परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कहा है। कृति केतु नामक नाटक के लेखक बाबू तोता राम थे। प्रश्न संख्या 20 को देखेंगे। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहता है कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। आज का कवि ग्राहक के मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है।
उत्तर ऑप्शन बी। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है तथा आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे शतक 1951 ईस्वी के कवि हैं। इनके प्रमुख कवि संग्रह है परिवर्तन जिए 1976, चकित है दुख 1968, इदम नम मम 1977, अंधेरी कविताएं 1968, त्रिकाल संध्या 1978, गांधी पंचशती 1969, बुनी हुई रस्सी 1971 ईस्वी। मित्रों, अगर मेरा यह क्लास में आपको कहीं कमी नज़र आ रहा है तो इस कमी को आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास में हम उस कमी को सुधार सकें, क्योंकि आप लोग जब तक बताइएगा नहीं मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरे कमी कहाँ पर है। इसलिए आप लोग अवश्य बताइएगा। प्रश्न संख्या 21 को देखेंगे। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन एक के रूप में लिखित है तो दूसरे आर के रूप में, यानी कारण आर के रूप में है। तो चलिए देखते हैं। अभिकथन ए, वीर कर्म से अलग वीरतत्व का अस्तित्व नहीं है। कारण आर, क्योंकि वीरतत्व की अभिव्यक्ति कठोर साधना में होती है। उत्तर होगा ऑप्शन ए, जिसमें ए और आर दोनों सत्य तथा आर्य की सही व्याख्या है। प्रश्न संख्या 22 को देखेंगे। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितने ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितने ही पूर्ण परिणति होगी उतने ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी उतने ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 23 को देखेंगे। यशपाल कृत झूठ सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से है? विभाजन की त्रासदी होगा, सांप्रदायिक दंगों की भयावहता होगा। चलिए इनकी व्याख्या को देख लेते हैं। उत्तर तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यशपाल कृत झूठ सच उपन्यास के केंद्रीय विषय सांप्रदायिक दंगों की भयावहता तथा विभाजन की त्रासदी है। झूठ सच 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है। प्रथम भाग 1958 ईस्वी का, नाम वतन और देश, तथा दूसरे भाग 1960 ईस्वी, नाम है देश का भविष्य। यशपाल प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949 ईस्वी। प्रश्न संख्या 24, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए सूची 1 और 2 का मिलान करते हैं। प्रश्न संख्या 24 का। मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार परिवर्तन। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की कमयानी। सिंधु की
निस्मिता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। संध्या गीत। उपल उपल वृष्टि हुई तब छा गया, पट गई मही कंकर पात से, प्रिय प्रवास। उत्तर ऑप्शन ए। चलिए इनकी व्याख्या को देख लेते हैं। मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार, परिवर्तन कविता की पंक्ति है। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, काव्यानी की पंक्ति। सिंधु की निस्मिता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु शिखर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। संध्या गीत कविता की पंक्ति। उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मही कंकर पात से, प्रिय प्रवास कविता की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 25। भाषा भूषण का विवेच्य है अलंकार। भाषा भूषण का विवेच्य अलंकार है। भाषा भूषण ग्रंथ के लेखक जसवंत सिंह है। इस ग्रंथ में 212 दोहे का अलंकारों का निरूपण है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रथम आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रबोध, चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार। प्रश्न संख्या 26। कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह है। ऑप्शन बी कामधेनु, आगम की नाव। कामधेनु तथा आगम के नाव कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह है। कुबेर नाथ राय ललित निबंधकार है। इनके प्रमुख निबंध संग्रह है प्रिया, नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, महाकवि की ताजनी, मन पवन की नौका इत्यादि। जबकि विहाय का जंगल निबंध के लेखक कृष्ण बिहारी मिश्र है तथा दूसरी सत्ता निबंध के लेखक शरद जोशी है। प्रश्न संख्या 27। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम देखना है। प्रश्न संख्या 27। चलिए देखते हैं। पहला है प्रेमचंद और उनका युग। दूसरा भारत की भाषा समस्या। तीसरा भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। चौथा मार्क्स और पिछड़े हुए समाज। उत्तर ऑप्शन सी। रचना और प्रकाशन वर्ष। प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी। भारत की भाषा समस्या 1978 ईस्वी। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1985। मार्क्स और पिछड़े हुए समाज 1986। इन सभी रचनाओं के रचनाकार डॉक्टर रामविलास शर्मा है। प्रश्न संख्या 28 को देखेंगे, जिसमें अभिकथन ए और कारण आर को देखना है। नाटक का एक उद्देश्य जन उपदेश है, क्योंकि नाटक में उपदेश के सिवाय कोई और बात नहीं हो सकती। उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें ए सही है लेकिन आर इसका कारण गलत है। अभिकथन ये नाटक का एक उद्देश्य जन उपदेश है,
यह कथन सत्य है। कारण आर, क्योंकि नाटक में उपदेश के सिवाय कोई और बात नहीं हो सकती, यह असत्य है। यानी ए सही था और आर गलत है। प्रश्न संख्या 29 है जिसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए सूची 1 और 2 का मिलान करते हैं। चित्तौड़ का सर्वनाश रूपनारायण पांडे। बसंत भारतेंदु हरिश्चंद्र। जुलूस रुका है विवेक की राय। गांव का मन विद्यानिवास मिश्र। उत्तर ऑप्शन ए। रचना और रचनाकार चित्तौड़ का सर्वनाश रूपनारायण पांडे। बसंत भारतेंदु हरिश्चंद्र। जुलूस रुका है विवेक की राय। गांव का मन विद्यानिवास मिश्र। प्रश्न संख्या 30 को देखेंगे जिसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। सप्तपर्णी गिरिराज किशोर। लौट आओ धार द्वैतनाथ सिंह। हम हंस मत कृष्ण सुबाती। आज के अतीत भीष्म साहनी। उत्तर ऑप्शन डी। सूची 1 और 2 सप्तपर्णी गिरिराज किशोर। लौट आओ धार द्वैतनाथ सिंह। हम हंस मत कृष्ण सुबाती। आज के अतीत भीष्म साहनी। प्रश्न संख्या 31 को हम देखेंगे। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन है रामविलास शर्मा का। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन रामविलास शर्मा का है। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949 ईस्वी। प्रश्न संख्या 32 हम राज लिए मरते हैं सच्चा राज परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं है? ऑप्शन डी सही नहीं है। चलिए सही कथन को देखते हैं। सामंती समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर घर के चार दीवारी में कैद होती है। किसान स्त्री अपने पतियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती है। किसान राज समाज से अधिक सुखी है। हम राज लिए मरते हैं सच्चा राज परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का यह विचार राज सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता सही नहीं है। उपर्युक्त कथन कवि पंकज मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से उद्धृत है। साकेत महाकाव्य है, इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 33 निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? कवि तद्भव शब्द नहीं है जबकि राय, दहिना, खेत यह तीनों शब्द तद्भव है। कवि तद्भव शब्द नहीं या तत्सम शब्द है। चलिए आगे हम तद्भव और तत्सम शब्द को देखेंगे। तद्भव और तत्सम राय राजा, खेत क्षेत्र, दहिना दक्षिण। प्रश्न संख्या 34 को देखेंगे जिसमें अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। चलिए देखते हैं। स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है। उत्तर ऑप्शन सी, जिसमें ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न संख्या हम 35 को देखेंगे। आगे के उपन्यास के पात्र हैं
भुवन सरस्वती। उत्तर ऑप्शन सी। आगे के उपन्यास के प्रमुख पात्र भुवन और सरस्वती है। आगे के 3 प्रमुख उपन्यास हैं। शेखर एक जिम्नी 2 भाग। पात्र शेखर, सरस्वती, शारदा, शशि। नदी के द्वीप पात्र भुवन, रेखा, गोरा, चंद्रमाधव। अपने अपने अजनबी उपन्यास पात्र सेल्मा, योके। आगे हम प्रश्न संख्या 36 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित में से मेला आंचल उपन्यास के पात्र हैं कमला, सहदेव, मिसिर। उत्तर ऑप्शन बी। कमला और सहदेव मिसिर मेला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। मेला आंचल उपन्यास के अन्य पात्र बलदेव, बावनदास, कालीचरण, लक्ष्मी, कमली, राम खिलावन, रामदास, सेवादास, राम कृपाल सिंह, डॉक्टर प्रशांत, तहसीलदार वासुदेव आदि। मेला आंचल 1954 ईस्वी उपन्यास के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु है। यह आंचलिक उपन्यास है। प्रश्न संख्या हम 37 को देखेंगे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ है राम सत्यसाई कड़क्खा रामायण। उत्तर ऑप्शन ए। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ राम सत्यसाई तथा कड़क्खा रामायण है। प्रश्न संख्या 38 को देखेंगे। मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। ये पंक्तियां एक ही साहित्यिक की डायरी के किस प्रकरण से ली गई है? तीसरा छंद। मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। ये पंक्तियां एक साहित्यिक की डायरी के तीसरा छंद प्रकरण से ली गई है। एक साहित्यिक की डायरी निबंध संग्रह के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध है। प्रश्न संख्या 39 को यहाँ पर देखना है, जिसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। होली है प्रताप नारायण मिश्र। पीछे मत फेंकिए बाल कृष्ण भट्ट। मेरी जन्मभूमि में हजारी प्रसाद द्विवेदी। परंपरा वंदन नहीं विद्यानिवास मिश्र। उत्तर ऑप्शन सी। चलिए व्याख्या देखते हैं सूची 1 और 2 का। होली है प्रताप नारायण मिश्र। पीछे मत फेंकिए बाल कृष्ण भट्ट। मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद द्विवेदी। परंपरा वंदन नहीं विद्यानिवास मिश्र। प्रश्न संख्या 40, इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए सूची 1 और 2 का मिलान करते हैं। प्रश्न संख्या 40 का। प्रकृति जाके जोई अंग परी स्वान पुछ कोठिक जो लागे सुधे ना कहु करी। सूर्यदास की पंक्ति। बहुविध चित्र बनाए के हरि रचियो क्रीडा रास जही न इच्छा झुलिबे की एहि बुद्धि के ही पास। कबीर की पंक्ति। थारो रूप देख अटकी कुल कुटुंब सज्जन सकल बार बार हटकी। मीरा की पंक्ति। गुर नित मोहि प्रबोध दुखित देखी आचरण मम मोहि उपजई अति क्रोध दंभहि नीति की भवई। तुलसीदास की पंक्ति। उत्तर ऑप्शन सी।
चलिए व्याख्या देख लेते हैं। प्रकृति जाके जोई, अंग परी स्वान पुछ कोटिक जो लागे सुति न कहू करी, सूर्यदास के बंकित। बहुविध चित्र बनाए के हरि रचियो क्रीडा रास, जय न इच्छा जुलिबे कि एहि बुद्धि कही पास, कबीरदास के बंकित। थारा रूप देखियो अटके कुल कुटुम सज्जन सकल, बार बार हटके, मीरा के बंकित। गुर नित मोहि प्रबोध दुखित, देखी आचरण मम मोहि उपजई, अति क्रोध दम्भहि नीति की भवई, तुलसीदास के बंकित। प्रश्न संख्या 41। पुरुरवा पुरुषतम परहि दुरापनावात इवहमसे, उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत है ऋग्वेद। पुरुरवा पुरुषतम परहि दुरापनावात इवहमसि, अर्थात हे पुरुरवा तुम अपने घर को लौट जाओ, मैं वायु के समान दुष्य प्राप्य हूँ। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत है ऋग्वेद है। उर्वशी महाकाव्य के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है। इसमें कुल 5 अंक है। प्रश्न संख्या 42। इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए देखते हैं। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि, साहित्य सार मतीराम, रस सारांश भिखारीदास, प्रेमचंद्रिका देव। उत्तर ऑप्शन बी। चलिए व्याख्या को देख लेते हैं। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि, साहित्य सार मतीराम, रस सारांश भिखारीदास, प्रेमचंद्रिका देव। प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, जबकि यूनानी है, फारसी है, लैटिन है। आर्य भाषा में शामिल नहीं है, जबकि यूनानी, लैटिन और फारसी आर्य भाषा वर्ग में शामिल है। प्रश्न संख्या 44 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? कौन नहीं है? पहला और चौथा, जबकि एकदा नेमिष अरण्य और शतरंज के मोहरे, यह दोनों उपन्यास अमृतलाल नागर का है, जबकि पहला और चौथा नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर। सीमाएं टूटती है तथा कथा कहो उर्वशी उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है। सीमाएं टूटती है उपन्यास के लेखक श्री लाल शुक्ल तथा कथा कहो उर्वशी उपन्यास के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास एकदा नेमिष अरण्य, शतरंज की मोहरे, अमृत और विष, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, मानस का हंस, नाचियो बोध गोपाल तथा खंजर नयन आदि हैं। प्रश्न संख्या 45। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधियाँ उस चंदन के वन की शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? गिरिजा कुमार माथुर। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधियाँ उस चंदन के वन की का शीर्षक गिरिजा कुमार माथुर की कविता मंजीर से प्रेरित है। गिरिजा कुमार माथुर के प्रमुख काव्य संग्रह मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना मन, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के हूँ सामने आदि। प्रश्न संख्या 46।
जिसमें अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। चलिए देखते हैं। दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहेब अम्बेडकर का दर्शन है, क्योंकि अम्बेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है। उत्तर ऑप्शन सी होगा, जिसमें ए सत्य है लेकिन आर गलत है। उत्तर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 47। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले से पूरा इनके, जल बिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेयसी के किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है। उत्तर ऑप्शन सी, प्रेयसी निर्दयी है। मुख कमल समीप साजे थे, दो किसलय से पुराइन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। इन छंदों में प्रेयसी के निर्दयता है के गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू से ली गई है। प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मूर्धन्या के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन नहीं है, जबकि मुन्नर, सोमर और मुनेसर यह तीनों है। सुदेशर पात्र मूर्धन्या के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है। मूर्धन्या आत्मकथा के लेखक तुलसीराम है। इसके पात्र मुन्नर, सोमर तथा मुनेसर मूर्धन्या के रचनाकार के परिवार से संबंधित है। प्रश्न संख्या 49। चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पन्नी में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। वररुचि। चंद्रगुप्त नाटक में वररुचि की बातों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पन्नी में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इस नाटक के प्रमुख पात्र सिंहरण, आम्बिक, पर्वतेश्वर, राक्षस, मालविका, अलका, कर्नेलिया, सुवासिनी, एनिसक्रिटीज, सेल्यूकस। प्रश्न संख्या 50 को देखेंगे। ब्रजभाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सी असंगत है। ऑप्शन डी असंगत है। चलिए संगत वाले देखते हैं। बिहारी सतसाई की टीका भगवान दीन, कवि प्रिया की टीका हरिचरण दास, रामचंद्रिका की टीका जानकी प्रसाद। ब्रजभाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में रसिक प्रिया की टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण असंगत है। ब्रजभाषा गद्य में लिखी टीकाओं का संगत युग्म बिहारी सतसाई की टीका भगवान दीन, कवि प्रिया की टीका हरिचरण दास, रामचंद्रिका की टीका जानकी प्रसाद, रसिक प्रिया की टीका सुरति मिश्र। प्रश्न संख्या 51। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है। ऑप्शन ए नहीं है, जबकि पंचलाइट, रसप्रिया, तीसरी कसम या तीनों कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में है। आदिम रात्रि की महक कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है, जबकि तीसरी कसम, पंचलाइट, रसप्रिया कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। ठुमरी कहानी संग्रह के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। आदिम रात्रि की महक 1967 ईस्वी एक कथा संग्रह है। इस संग्रह में कुल 14 कहानियां संकलित है, जिसके लेखक
फणीश्वरनाथ रेणु है। प्रश्न संख्या 52। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशाअल्लाह खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? ऑप्शन डी, तत्सम से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी, जबकि बाहर की बोली, गवारी और भाखापन इस सभी से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी। इसकी व्याख्या को देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशाअल्लाह खान ने अपनी भाषा को तत्सम के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। इंशाअल्लाह खान ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी। बाहर की बोली अरबी, फारसी, तुर्की, गवारी ब्रजभाषा अवधी, भाखापन संस्कृत के शब्दों का मेल। प्रश्न संख्या 53 को देखेंगे। तो परवारो उर्वासी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वासी हवे उर्वासी समान। इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही है? उत्तर ऑप्शन डी, राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। तो परवारो उर्वासी सुनी राधिके सुजान, तो मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। इस दोहे में सखी राधा के रूप की तारीफ करके उसके मान छुड़ाती है। पंकित बिहारी द्वारा रचित बिहारी सत्यसाई से है। प्रश्न संख्या हम 54 को देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या क्या केशवदास के बारे में सही है? यहाँ पर केशवदास के क्या क्या सही है उसके बारे में हम देखेंगे। उत्तर ऑप्शन डी होगा। पहला, वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। चौथा, इनकी कृति वीर सिंह देव चरित्र है। केशवदास इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे तथा इनकी कृति वीर सिंह देव चरित्र है। केशवदास अलंकारवादी कवि है। इनकी प्रमुख कृतियां रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, वीर सिंह देव चरित्र, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता। प्रश्न संख्या 55। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। यहाँ पर कवियों का सही अनुक्रम देखना है। चलिए देखते हैं। पहला हो गया श्रीधर पाठक, दूसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, तीसरा गया प्रसाद शुक्ल सनही और चौथा राम नरेश त्रिपाठी। उत्तर ऑप्शन ए। चलिए व्याख्या को देखते हैं। श्रीधर पाठक का जन्म 1858 ईस्वी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म 1865, गया प्रसाद शुक्ल सनई का जन्म 1883, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889। प्रश्न संख्या 56। निम्नलिखित में से अध्यापक कौन सिंह के निबंध है? ऑप्शन डी, कन्यादान, सचिवृता। चलिए व्याख्या को देख लेते हैं। सचिवृता तथा कन्यादान अध्यापक कौन सिंह के निबंध हैं। इनके द्वारा लिखित अन्य निबंध पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट व्हिटमैन, ये सभी निबंध सरस्वती पत्रिका में छपे थे। इन्होंने कुल 6 निबंध लिखे हैं। परीक्षा प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। प्रश्न संख्या 57। आमिर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से है? प्रश्न संख्या 57 को देखना है। चलिए देखते हैं। दूसरा और तीसरा, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे।
उत्तर ऑप्शन सी। चलिए व्याख्या को देख लेते हैं। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य: वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे तथा वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। खुसरो का जन्म 1255 ईस्वी में एटा जिला के पटियाले नामक ग्राम में हुआ था। उन्होंने कहा था, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझे कुछ पूछना है तो हिंदवी में पूछो। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ खालिक बरी, पहेलियाँ, मुकुरियाँ, दो सुखने, गजल आदि। प्रश्न संख्या 58। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? तमस में। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन तमस उपन्यास में किया गया। तमस 1973 ईस्वी उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी है। भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है झरोखे, कड़ियाँ, कुंतो, मायादास की माड़ी, नीलू नीलिमा नीलोफर आदि। प्रश्न संख्या 59। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए पाला झूठ सच, दूसरा राग दरबारी, तीसरा मानस का हंस और चौथा जिंदगी नामा। उपन्यासकार प्रकाशन वर्ष: झूठ सच यशपाल 1958 से 60, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल 1968, मानस का हंस अमृतलाल नागर 1972, जिंदगी नामा कृष्ण सुबाती 1979। प्रश्न संख्या 60। निम्नलिखित में से किसके मत अनुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? हेगल के मत अनुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। हेगल ने विकासवादी प्रक्रिया से प्रगति के विचार पर बल देते हुए यह प्रतिपादित किया कि हम किसी वस्तु के अर्थात रूप को उसी विरोधी रूप में उसकी तुलना करके ही जान सकते हैं। प्रश्न संख्या 61। अरे ऐवार रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुरखम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या क्या सही है? उत्तर ऑप्शन सी। एक टायर की राम कहानी, लेखक के चालक की कहानी। मित्रों, अगर किन्हीं भी मित्रों के पास 2025 का जून और दिसंबर वाले यूथ कंपटीशन का प्रश्न अगर होगा तो वह PDF शेयर कर दीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 97 71 84 80 49। इस नंबर पर UGC नेट 2025 जून और दिसंबर का प्रश्न का PDF शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं आगे वाली क्लास को बना सके। प्रश्न संख्या 62। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। यह गोदान के किसी पात्र की भाव अभिव्यक्ति है? धनिया का। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान उपन्यास के पात्र धनिया की भाव अभिव्यक्ति है। गोदान को कृषक जीवन की महागाथा कहा जाता है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद है। गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र होरी, धनिया, जुनिया, गोबर, दातादीन, मातादीन, मेहता, मालती, राय साहब आदि। प्रेमचंद द्वारा रचित अन्य उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला गबन आदि।
प्रश्न संख्या 63। प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य है। प्रिय प्रवास के बारे में सही तथ्य को देखना है। उत्तर ऑप्शन डी। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। इसके छंदों में तुकांत नहीं है। चलिए व्याख्या को देखते हैं। प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य यह है कि प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है तथा इसके छंदों में तुकांता नहीं है। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। इस महाकाव्य में कुल 17 सर्ग है। छंद और भाषा के संबंध में हरिऔध ने कहा है भिन्न तुकांत कविता लिखने के लिए संस्कृत वृत्त बहुत ही उपयुक्त है। कुछ संस्कृत वृत्तों के कारण और अधिकतर मेरी रुचि के कारण इस ग्रंथ की भाषा संस्कृत गर्भित है। प्रश्न संख्या 64। प्रश्न संख्या 64 को देखना है। पुरुरवा द्वारा कहे गए संवाद है। दूसरा और चौथा। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ। प्रेम केवल जलन नहीं वह अमृत शिखा भी है। उत्तर ऑप्शन डी। चलिए इनकी हम व्याख्या को देख लेते हैं। पुरुरवा द्वारा कहे गए संवाद मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ तथा प्रेम केवल जलन नहीं वह अमृत शिखा भी है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य नाटक है। 1961 ईस्वी में प्रकाशित इस काव्य में दिनकर ने उर्वशी और पुरुरवा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ से जोड़ना चाहा है। प्रश्न संख्या 65। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या 7 है। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या 7 है। परिंदे 1960 ईस्वी कहानी संग्रह के लेखक निर्मल वर्मा है। निर्मल वर्मा द्वारा रचित अन्य कहानी संग्रह जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बहस में 1973, कव्वे और काला पानी 1983। प्रश्न संख्या 66 जिसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए सूची 1 और 2 का मिलान करते हैं। लाहौर, झूठ सच, सिपालगंज, राग दरबारी, कन्याकुब्ज, बनभट्ट की आत्मकथा, अमृतसर, उसने कहा था। उत्तर ऑप्शन ए। व्याख्या देखते हैं। लाहौर झूठ सच, सिपालगंज राग दरबारी, कन्याकुब्ज बनभट्ट की आत्मकथा, अमृतसर उसने कहा था। प्रश्न संख्या 67। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है। ऑप्शन सी नहीं, जबकि मलुकदास, बाबा लाल दास, सुंदरदास निर्गुण भक्ति काव्य के कवि है। ईश्वरदास निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है। ईश्वरदास सगुण भक्ति धारा के कवि हैं, जबकि मलुकदास, बाबा लाल दास, सुंदरदास निर्गुण भक्ति काव्य के कवि है। प्रश्न संख्या 68। निम्नलिखित ग्रंथों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। उत्तर ऑप्शन बी। पहला काव्यादर्श, दूसरा काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति, तीसरा अभिनव भारती और चौथा औचित्य विचार चर्चा। व्याख्या देखते हैं। ग्रंथ, ग्रंथकार और कालक्रम। काव्यादर्श डंडे 6ठी 7वीं शती, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति वामन 8वीं शती, अभिनव भारती अभिनव गुप्त 10वीं शती, औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र 11वीं शती।
प्रश्न संख्या 69 निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित है? रस से संबंधित है 10 रूपक और साहित्य दर्पण। ऑप्शन ए। 10 रूपक तथा साहित्य दर्पण दो ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित है। 10 रूपक ग्रंथ के लेखक धनंजय तथा साहित्य दर्पण के लेखक विश्वनाथ है। प्रश्न संख्या 70 शब्दार्थ यो वथा स्वभावे विद्या साहित्य विद्या किसका कथन है? राजशेखर का। शब्द अर्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी कुंतक रसविंतम कवि कुर्वन् कृति प्रीतिचे विदन्ति भोजराज वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ। प्रश्न संख्या 71 बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य है। सही तथ्य को देखना है। उत्तर पहला और तीसरा। जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया। इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया। उत्तर ऑप्शन सी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। बच्चन सिंह का परिवर्तन कविता के संदर्भ में सही कथन जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया। परिवर्तन कविता सुमित्रानंदन पंत द्वारा रोला छंद में रचित लंबी कविता है जो पल्लव नामक कवि संग्रह में संकलित है। परिवर्तन कविता को समालोचकों ने ग्रैंड महाकाव्य कहा। इस कविता में पंत ने परिवर्तन के कोमल और कठोर दोनों रूपों का चित्रण किया है। सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख काव्य कृतियां वीणा 1927, ग्रंथि 1920, पल्लव 1928, ग्राम्य 1940। प्रश्न संख्या 72 सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। दलित जीवन धरती धरना अपना राजनीतिक बोध तमस्य जीवनी परक उपन्यास मानस का हंस आत्मकथात्मक शैली शेखर एक जीवनी। उत्तर ऑप्शन बी। व्याख्या को देखते हैं। विषय रचनाएं और रचनाकार दलित जीवन धरती धरना अपना जगदीश चंद्र राजनीतिक बोध तमस भीष्म सहनी जीवनी परक उपन्यास मानस का हंस अमृतलाल नागर आत्मकथात्मक शैली शेखर एक जीवनी अज्ञेय। भीष्म सहनी कृति तमस उपन्यास में राजनीतिक दलों द्वारा सांप्रदायिकता के लाभ का चित्रण किया गया है। मास्टर रामदास नथु मेहता हयात बख्श आदि इनके प्रमुख पात्र हैं। अमृतलाल नागर द्वारा रचित मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया जीवनी परक उपन्यास। अज्ञेय के उपन्यास शेखर एक जीवनी का प्रथम भाग उत्थान का प्रकाशन 1940 और द्वितीय भाग संघर्ष का प्रकाशन 1944 ईस्वी में हुआ। प्रश्न संख्या 73 सूची 1 और 2 का मिलान करना है। अभिमन्यु अनंत मॉरिशस जोगिंदर सिंह कंवल फिजी सूर्य प्रसाद बीरे सूरीनाम सहोदरा शिव
ट्रिनिडाड। ऑप्शन सी। साहित्यकार और संबंधित स्थान अभिमन्यु अनंत मॉरिशस, जोगिंदर सिंह कंवल फिजी, सूर्य प्रसाद वीर्य सूरीनाम, सहोदरा शिव त्रिनिडाड। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। कैक्टस के दांत नागफनी में उलझती सांसें तथा गुलमोहर खोल उठा इनके प्रमुख कविता संकलन है। जोगिंदर सिंह कंवल फिजी के प्रमुख हिंदी साहित्यकार हैं। इन्होंने अपना साहित्यिक जीवन 1974 ईस्वी में मेरा देश मेरे लोग पुस्तक से प्रारंभ किया। धरती मेरी माता, करवट, सात समुद्र पार आदि इनके प्रमुख उपन्यास है। प्रश्न संख्या 74 को देखेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम। ऑप्शन डी। पहला बक्कलम खोदे, दूसरा आलोक पर्व, तीसरा अस्मिता के लिए, चौथा मन पवन की नौका। चलिए व्याख्या को देख लेते हैं। निबंध संग्रह, प्रकाशन वर्ष और निबंधकार। बक्कलम खोद 1951 नामवर सिंह, आलोक पर्व 1972 हजारी प्रसाद द्विवेदी, अस्मिता के लिए 1981 विद्यानिवास मिश्र, मन पवन की नौका 1982 ईस्वी कुबेरनाथ राय। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रह अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कूटज। विद्यानिवास मिश्र के प्रमुख निबंध संग्रह चितवन की छाव, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, प्रलय की छाया। कुबेरनाथ राय के प्रमुख निबंध संग्रह प्रिया नीलकंठी, रस अखेतक, गंधमादन, विषाद योग। नामवर सिंह के प्रमुख निबंध संग्रह इतिहास और आलोचना, वाद संवाद विवाद, कविता की जमीन और जमीन की कविता। प्रश्न संख्या 75। रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है। प्रश्न संख्या 75। चलिए देखते हैं। उत्तर होगा 2 और 4। उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। इनकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। उत्तर ऑप्शन सी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी को अद्वितीय कहानी माना है। इसके बारे में उन्होंने लिखा है, घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लजता के साथ पुकार या कहरा नहीं रहा। शुक्ल जी का एक अन्य कथन, इस घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों को बोलने की अपेक्षा नहीं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था का प्रकाशन 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ। रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी के विषय में लिखा है, यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थगर्भित वक्रता गुलेरी जी में मिलती है वह किसी लेखक में नहीं। प्रश्न संख्या 76। मोहन राकेश के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम। ऑप्शन बी। पहला नए बादल, दूसरा जानवर और जानवर, तीसरा एक और जिंदगी, चौथा फौलाद का आकाश। चलिए व्याख्या को देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मोहन राकेश के कहानी संग्रह का सही अनुक्रम, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस तथा आधे अधूरे आदि मोहन राकेश के प्रमुख नाटक है। प्रश्न संख्या 77।
यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल संस्कृत्यायन की पुस्तकें हैं। ऑप्शन सी, मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष। यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल संस्कृत्यायन की पुस्तकें मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष। राहुल संस्कृत्यायन का यात्रा साहित्य किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, मेरी तिब्बत यात्रा, रूस में 25 मास आदि है। मेरी जीवन यात्रा राहुल संस्कृत्यायन की आत्मकथा है। बी, अस्मृत यात्री इनके प्रसिद्ध उपन्यास है जो एक बौद्ध भिक्षुक नरेंद्र यश के जीवन पर आधारित सत्य घटना है। प्रश्न संख्या 78, निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार है। निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव। ऑप्शन बी। निर्मल वर्मा एवं राजेंद्र यादव नई कहानी आंदोलन के कहानीकार है। दुधनाथ सिंह आ कहानी आंदोलन के कहानीकार है। प्रमुख कहानी आंदोलन व उनके प्रवर्तक। कहानी आंदोलन वर्ष और प्रवर्तक। नई कहानी 1956 ईस्वी, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश कमलेश्वर। आ कहानी 1960 ईस्वी, गंगा प्रसाद विमल। सचेतन कहानी 1964, महेप सिंह। सहज कहानी 1968 ईस्वी, अमृत राय। समांतर कहानी 1972, कमलेश्वर। सक्रिय कहानी 1979, राकेश वत्स। प्रश्न संख्या 79, निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन कौन से हैं? चलिए इसकी उत्तर को देखते हैं। उत्तर हो जाएगा पहला और तीसरा। राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदाचित्र अन्यत्र दुर्लभ है। इसमें सुक्षमता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। उत्तर ऑप्शन सी। व्याख्या को देखेंगे। महाकवि निराला की काव्य रचना राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन। राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदाचित्र अन्यत्र दुर्लभ है। इसमें सुक्षमता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। अक्टूबर 1936 ईस्वी में प्रकाशित राम की शक्ति पूजा पर सर्वाधिक प्रभाव बंगला के कृतिवास रामायण का है। इस कविता का मुख्य विषय राम रावण का युद्ध नहीं बल्कि सीता की मुक्ति है। इसमें राम एक दैवीय चरित्र के रूप में नहीं है। राम का अंकन योगिन संवेदना के अनुकूल यहाँ पूरी तरह मानवीय धरातल पर हुआ है। प्रश्न संख्या 80, के वीर हिंद को मीच दे, के आपा दिखलाई, 8 पहर का दझना, मोह पे सहा ना जाई। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? विरह की अतिशयता। के वीर हिंद को मीच दे, के आपा दिखलाए, 8 पहर का दझना, मोह पे सहा ना जाई। कबीरदास जी की उक्त पंक्ति में प्रेम में विरह की अतिशयता की स्थिति का वर्णन हुआ है। प्रश्न संख्या 81, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 81 को। राजभाषा आयोग 1955, राष्ट्रपति का आदेश 1960, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976। उत्तर ऑप्शन ए। चलिए व्याख्या को देखेंगे। प्रमुख आयोग और स्थापना वर्ष। राजभाषा आयोग 1955, राष्ट्रपति का आदेश 1960, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976। भारत के राष्ट्रपति
राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जून 1955 को श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। प्रश्न संख्या 82। तपे लागी अब जेठ अषाढ़ी, मोहि पीऊ बी छाजनी भई गाढ़ी, तन तिन और भा छुरो खरी, भई बरखा दुख आगरी जरी। इस पूरे कड़वक में नागमती की विरह दशा के बारे में यह विचार किसका है? यह आशिक मशूकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरहवाणी है। इसका सात्विक, मर्यादापूर्ण, माधुर्य मनोहर रामचंद्र शुक्ल। यह आशिक मासूकों का निर्लज प्रलाप नहीं, यह हिंदू गृहिणी की विरहवाणी है। इसका सात्विक, मर्यादापूर्ण, माधुर्य मनोहर है। नागमती की विरह दशा के बारे में उपर्युक्त विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रेम गाथा की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को सबसे प्रौढ़ और सरस माना है। प्रश्न संख्या 83। शिपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? राग दरबारी में। शिपालगंज का चित्रण श्रीलाल शुक्ल द्वारा प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी में किया गया है। राग दरबारी 1968 ईस्वी में प्रकाशित श्रीलाल शुक्ल का व्यंग्य प्रधान उपन्यास है। वेद, रूपन बाबू, बद्री अग्रवाल, रंगनाथ आदि के इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। राग दरबारी के संदर्भ में गोपाल राय लिखते हैं, राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा-नुमा गांव शिपालगंज की कहानी है। उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम विकास और गरीबी हटाओ के आकर्षक नारों के बावजूद घिसट रही है। जुलूस 1966 ईस्वी फर्नीचर रात रेणु का उपन्यास है, जिसमें गोडियार पूर्वी बंगाल गांव से विस्थापित एक युवती पवित्रता को केंद्र में रखा गया है। प्रश्न संख्या 84। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाएं हैं। चलिए इसके हम उत्तर को देखेंगे। उत्तर है पहला और चौथा। निराला जी में बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है। निराला जी पर बंग भाषा की कवि शैली का प्रभाव है। उत्तर ऑप्शन सी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में रामचंद्र शुक्ल की कथन है, निराला में बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है। निराला पर बंग भाषा की कवि शैली का प्रभाव है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निराला में लक्षणिक वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। साथ ही उनका कहना है कि जिस प्रकार निराला को छंदों के बंधन से अरुचिकर है, उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी। प्रश्न संख्या 85। निम्नलिखित में से क्या अलंकारों के अंतर्गत आते हैं? उत्तर ऑप्शन सी। दीपक, उल्लेख। दीपक एवं उल्लेख अलंकारों के अंतर्गत आते हैं। दीपक अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान दोनों का एक धर्म कहा जाए, वहाँ दीपक अलंकार होता। उदाहरण, संग ते जति, कुमंत्र ते राजा, मन ते ज्ञान, पान ते लाजा, प्रीति प्रणय विनु, मद ते गुणे, न सही वेगी, नीति अस सुनी। उल्लेख अलंकार जब किसी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए तब उल्लेख अलंकार होता है। उदाहरण, जाकी रही भावना, जैसे प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसे, देखई भूप
महारणधीरा मनहु वीर रस धरे शरीरा। रोमांच तात्विक अनुभव के 8 प्रकारों में से एक है। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद तय किए हैं, वैदर्भी, गौड़ी तथा पंचाली। वैदर्भी रीति माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त समास रहित ललित पद रचना को वैदर्भी रीति कहते हैं। प्रश्न संख्या 86, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध करता है क्योंकि वह मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। उत्तर ऑप्शन डी, इसमें ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। यहाँ पर ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। उत्तर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 87 को देखेंगे। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम। ऑप्शन ए पालस और सैनी, दूसरा नागर और भ्रंश, तीसरा पश्चिमी हिंदी और चौथा वर्तमान हिंदी। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति का सही अनुक्रम निम्नलिखित है। पालस और सैनी, दूसरा नागर भ्रंश, तीसरा पश्चिमी हिंदी, चौथा वर्तमान हिंदी। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति का अनुक्रम पहला प्राचीन संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत, तीसरा पहली प्राकृत, दूसरा चौथा दूसरी प्राकृत या पाली, पांचवा सौर सैनी, छठा अर्धमगधी, सातवां मगधी, आठवां नागर अवभ्रंश, नौवां अर्धमगधी अवभ्रंश, 10वां पश्चिमी हिंदी, 11वां पूर्वी हिंदी और 12वां वर्तमान हिंदी। प्रश्न संख्या 88, निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। ऑप्शन बी का नहीं है, जबकि काम, वृत्ति, अहम, मनोविश्लेषण पद्धति या तीनों का है। पाठ संरचना का संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। मनोविश्लेषणवाद के प्रमुख प्रवर्तक सिगमंड फ्राइड थे। फ्राइड ने मानव मन का गहन अध्ययन करने के बाद जिस सिद्धांत का निरूपण किया उसे ही मनोविश्लेषणवाद कहा गया। फ्राइड के मन पर शासन करने वाली 3 शक्तियाँ बताई है, इदम, यहम और परम। इनमें से इदम का संबंध काम प्रवृत्ति से, जिसे फ्राइड ने लिबिडो कहा। यहम इदम का वह अंश है जिसका विकास बाहरी पर्यावरण में होता है। प्रश्न संख्या 89, तीसरी कसम कहानी में चित्रित है फरविसगंज और सिरपुर बाजार। फरविसगंज तथा सिरपुर बाजार तीसरी कसम कहानी में चित्रित है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु है। हीरामन नामक गाड़ी वाहन तथा नौटंकी कंपनी में काम करने वाली हीराबाई इस कहानी का प्रमुख पात्र है। प्रश्न संख्या 90, तुम्हारा पाथर दावी पढ़ लिया है पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को आकर्षण करती है। आवारा मसीहा में यह किसका कथन है। रविंद्रनाथ टैगोर का। तुम्हारा पाथर दावी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को आकर्षण करती है। आवारा मसीहा में यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर का है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बंगला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। इस जीवनी को लिखने में लेखक को 14 वर्ष का लंबा समय लगा। मित्रों, आगे यहाँ पर पैसेज दिया गया है। इसी पैसेज के आधार पर 5 प्रश्न बनेंगे। 2 पैसेज दिया गया है, दूसरा पैसेज, इससे भी 5 प्रश्न है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। जैसा आप लोग का सपोर्ट रहेगा उसी रफ्तार से हम नेक्स्ट वर्ष का
प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों के संग्रह के क्लास लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम दिसंबर 2020 जून 2021 द्वितीय पाली का प्रश्नों का संग्रह लेकर आएंगे। आज की क्लास में हम प्रथम पाली से प्रश्न लेकर आए थे। हरिओम।